वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और फर्स्ट लॉ हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ध्यान रखना है इट वॉज गिवन बाई लेवोजियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज गिवन बाई लेवोजियर। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व करना होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, अनचेंज रखना, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, मास अनचेंज्ड रहेगा। अब मास अनचेंज्ड कैसे रहेगा ध्यान से देखना है। पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, total mass of products remains equal to total mass of reactants। यानी कोई भी फिजिकल चेंज हो या कोई भी केमिकल चेंज हो, इसका मतलब है कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, उसमें जो प्रोडक्ट्स का टोटल मास बनेगा वो रिएक्टेंट्स के टोटल मास के इक्वल रहेगा। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपली आप बोल सकते हो चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस है चाहे कोई केमिकल रिएक्शन है, मास चेंज नहीं होगा, मास कंजर्व रहेगा, अनचेंज रहेगा। इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए कैसे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिजिकल चेंज। हमने ली एक राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने आइस क्यूब्स ले लिए। हमने यूज की राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें हमने भर लिए आइस क्यूब्स। अब हमने कॉर्क लगा दी। अब कॉर्क लगाने से एक चीज कंफर्म हो जाएगी, ना तो कोई भी मटेरियल अंदर से बाहर जा सकता है और ना कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर आ सकता है। तो हमने क्या कर लिया, इसको वेट कर लिया। मान लीजिए मास आया 100 ग्राम। हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, उसके अंदर हमने रखे आइस क्यूब्स, ऊपर कॉर्क लगाई, ये इंश्योर करने के लिए कि ना तो कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर आ सके और ना कोई भी मटेरियल अंदर से बाहर जा सके। अब हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। अब देखिए हीटिंग करने से जो आइस क्यूब्स है इनकी मेल्टिंग हो जाएगी, यानी जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगा। फिजिकल प्रोसेस हमारी मेल्टिंग। हम इसको दोबारा वेट करके देखेंगे, हमारा मास आएगा 100 ग्राम। फिर से सुनिए, एक राउंड बॉटम फ्लास्क हमने ली, आइस क्यूब उसमें भर दिए, ऊपर कॉर्क लगा दी। अब देखिए वेट करके देखा, जो हमारे रिएक्टेंट हैं उसका मास आया 100 ग्राम। अब हमने हीटिंग करके मेल्टिंग कर दी। मेल्टिंग करने से जो आइस है वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसको दोबारा वेट करेंगे तो मास कितना आएगा, 100 ग्राम। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स का जो मास है वो किसके बराबर रहा,
रिएक्टेंट्स के मास के बराबर आ, तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी फॉर्मूला बना सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब सेकंड देखिए केमिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसके लिए हम एक स्पेशल ग्लास ट्यूब यूज करेंगे। टेस्ट ट्यूब आप सभी ने देखी है, दो टेस्ट ट्यूब जुड़ी होती हैं एक ब्रिज से, इस ढंग से। इसको हम बोलते हैं लेंडोल्ट्स ट्यूब। ये लेंडोल्ट्स ट्यूब है, आप देख सकते हो दो टेस्ट ट्यूब जुड़ी हुई है, इनको बोलते हैं लिम्स। ये लेस्ट जो आपकी लेंडोल्ट्स ट्यूब है उसकी लिम्स है। अब देखिए जो फर्स्ट लिम है उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन भरेंगे। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग है सॉल्यूशन इन वाटर। यहां हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन भरेंगे। सबसे पहले हमने एक लेंडोल्ट्स ट्यूब ली। इस ट्यूब में हमने क्या किया, पहली लिम्ब में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन भर लिया और दूसरी लिम्ब में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन भर लिया। अब हमने क्या किया, ऊपर से बंद कर दिया कॉर्क लगा के। तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, दूसरी लिम्ब में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब देखिए कॉर्क लगा के बंद कर दिया ट्यूब को। अब कॉर्क क्यों लगाई, क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा ना तो कोई भी मैटर अंदर से बाहर जा पाएगा और ना कोई भी मैटर बाहर से अंदर आ पाएगा। तो हमने रिएक्टेंट क्या ले लिए, एक लिम्ब में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और दूसरी लिम्ब में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। हम रिएक्टेंट को वेट करके देखेंगे। मान लीजिए हमारा वेट आया 200 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को टिंटल्ड करेंगे। टिंटलिंग करना होता है इसको हिलाना। अब हिलाने से क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ से दोनों सॉल्यूशन की मिक्सिंग हो जाएगी और दोनों सॉल्यूशन की मिक्सिंग होने से एक आयनिक रिएक्शन हो जाएगा आपका। क्या, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव को जोड़ दो और इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव को जोड़ दो, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। हम प्रोडक्ट को वेट करके देखेंगे, मास आएगा 200 ग्राम। तो आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन है इसलिए केमिकल चेंज बोलेंगे, और इस केमिकल चेंज में भी मास चेंज नहीं हुआ। जितना रिएक्टेंट हमने लिया उतना हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो हम बोलेंगे चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल मिलेगा, मास चेंज नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप रिएक्टेंट्स ऐड करके देखो, आप टोटल प्रोडक्ट्स ऐड करके देखो, दोनों का मास इक्वल मिलेगा। इसलिए वर्ड यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए लिमिटेशंस। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन एक्सप्लेन करनी है। देखिए हमने बोला है कोई भी फिजिकल चेंज हो या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, मास चेंज नहीं होगा। जितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का लोगे उतना अमाउंट प्रोडक्ट्स का बनेगा।
लेकिन जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी जो मास है वो घटता जाता है और बदले में एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मेनली रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूज होते हैं और उनका डिग्रेडेशन होता रहता है, उनका ब्रेकडाउन होता जाता है, तो उनका मास घटता जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी, तो वो लिमिटेशन बनेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। क्यों आप बोलोगे, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस mass changes into energy due to which mass decreases, यानी मास अनचेंज्ड नहीं रहेगा। आप देखोगे जो प्रोडक्ट का मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ मास किस में चेंज हो चुका है, एनर्जी में चेंज हो चुका है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करेंगे। कुछ मास एनर्जी में चेंज होता रहेगा, उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, यानी जितना मास डिक्रीज हो जाएगा उतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर आएगी, टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के। अगर हम मास और एनर्जी दोनों को ऐड करके देखें तो रिएक्टेंट की मास प्लस एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, प्रोडक्ट्स की मास प्लस एनर्जी के बराबर आ जाएगी। तो अगर इस लॉ को वैलिड बनाना है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए तो इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा और ये बन जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। लेकिन अगर हम सिर्फ मास को चेक करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट का मास एनर्जी में चेंज होता रहता है, इसलिए प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम मिलेगा। और अगर इस लॉ को वैलिड बनाना है तो इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is called as law of indestrucibility of matter। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जगह एक टर्म यूज करते हैं कई बार, इंडिस्ट्रूसिबिलिटी ऑफ मैटर। अब देखिए इंडिस्ट्रूसिबल क्या होता है, इंडिस्ट्रूसिबल वो सबस्टेंस होता है जिसको ना तो प्रोड्यूस कर सके और ना जिसको डिस्ट्रॉय कर सके। और नेचर में एक ऐसी चीज़ है गॉड, जो गॉड है भगवान जी हैं, ना तो हम उनको बना सकते हैं और ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी चीज़ इंडिस्ट्रूसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारा मैटर है, आपने एक लाइन स्टडी की होगी प्रीवियस क्लासेस में, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। हम मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए मैटर को इंडिस्ट्रूसिबल माना जाता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जगह, क्योंकि जो मास है
जो सबस्टांस है वो आपका सबस्टांस किसका बना हुआ है, मैटर का बना हुआ है। तो मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो मास है ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिस्ट्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, what mass of silver nitrate reacts with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.5 gram of AgCl and 8.5 gram of sodium nitrate if law of conservation of mass is valid। सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या देखिए, आपको गिवन है सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन किया है सोडियम क्लोराइड से, फॉर्मेशन हो रही है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट की। सिल्वर क्लोराइड का मास आपसे पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड का मास गिवन है 5.85 ग्राम, सिल्वर क्लोराइड का मास है 14.5 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट का मास है 8.5 ग्राम। आपसे पूछा गया है इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड देन डिटरमाइन मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे, टोटल मास ऑफ reactants is equal to total mass of products। जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर रहता है, तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास x प्लस 5.85 और प्रोडक्ट्स का टोटल मास 14.5 प्लस 8.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.5 प्लस 8.5 प्लस इधर जाके माइनस होगा माइनस 5.85, प्लस माइनस आप कर सकते हो एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका न्यूमेरिकल होगा। थर्ड क्वेश्चन, what mass of sodium chloride would be decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid to produce 10.75 gram of sodium bisulfite and 2.75 gram of HCl if law of mass conservation is valid। देखिए आपको रिएक्शन गिवन है, सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके, HCl बना, सोडियम बाई सल्फाइट बना। सोडियम क्लोराइड का मास आपसे पूछा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड है 9.8 ग्राम,
सोडियम बाइसल्फाइड है 10.75 ग्राम और HCl है 2.75 ग्राम। फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए रिएक्टेंट्स का टोटल मास x प्लस 9.8 और प्रोडक्ट्स का टोटल मास 10.75 प्लस 2.75। आपको कैलकुलेट करना x, तो 9.8 माइनस में चला जाएगा, 10.75 प्लस 2.75 माइनस 9.8, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब लास्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इस फोर्थ क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है सिल्वर नाइट्रेट 1.70 ग्राम डिजोल्ड इन 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है 100 ग्राम वाटर में, तो पहला रिएक्टेंट। दूसरा हमें गिवन है 0.585 ग्राम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड गिवन है 0.585 ग्राम, इसको डिजोल्व किया गया 100 ग्राम वाटर में, ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट। अब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ और फॉर्मेशन हुई। पहला प्रोडक्ट है सिल्वर क्लोराइड, हमें ध्यान रखना है सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, मास है 1.435 ग्राम। और दूसरा सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट होता है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, यानी वाटर में प्रेजेंट होगा। सोडियम नाइट्रेट है 0.85 ग्राम और जो वाटर है वो अनचेंज्ड रहेगा 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने ले लिया 200 ग्राम। तो ध्यान देना है, बेशक प्रोडक्ट्स में वाटर मेंशन नहीं है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो सारा वाटर सोडियम नाइट्रेट के साथ माना जाएगा। 200 ग्राम हो गया, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए रिएक्टेंट्स का कितना मास है, 1.70 प्लस 100 प्लस 0.585 प्लस 100, ऐड करके देखेंगे वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 202.285 ग्राम। अब देखिए प्रोडक्ट का मास 1.435 प्लस 0.85 प्लस 200, तो वैल्यू आई 202 प्लस 285 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मास चेंज नहीं हुआ तो हम लिखेंगे हेंस लॉ इज प्रूव्ड और इलस्ट्रेटेड। तो ये आपका पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।